Hello students, this is your English teacher and today we'll continue our stories of inspiring people. हम इससे पहले अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्यूटीफुल माइंड था, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक ब्यूटीफुल माइंड वाले इंसान के बारे में जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हाँ जी, ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, आइंस्टाइन भी सुन चुके हैं, लेकिन शायद कईयों को एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा नाम है जो इंडिया के बच्चे बच्चे की जबान पर होगा। हाँ जी, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जैसा कि उसने इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है। क्या क्या चीज़ें? आपका डिटर्मिनेशन आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपकी डेडिकेशन, अगर आप चाहें, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है तो आप बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी में अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी जो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात है इंडिया के अंदर, उस यूनिटी की बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The theme of the story reflects on the unity present in the Indian society. स्टोरी का जो थीम है, मतलब चाइल्डहुड का ही, ये माय चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम का ही लिखा हुआ है। उसकी लाइफ की जो ऑटोबायोग्राफी रही है उसमें से एक हिस्सा माय चाइल्डहुड रहा है, जहां पर उसने अपने बचपन की बात बताई है। तो स्टोरी का जो मेन थीम है वो इस चीज पर काम करता है कि इंडियन सोसाइटी में जो यूनिटी प्रेजेंट है वो ये स्टोरी का थीम रिफ्लेक्ट करना चाहता है। मतलब ये स्टोरी बताना चाहती है कि इसके अंदर मेन पर्पस क्या है इस स्टोरी को लिखने का, कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो यूनिटी है, जो एकता है, उसको बताने की कोशिश की गई है। दिस थीम इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द अकाउंट ऑफ कलाम्स चाइल्डहुड। और ये थीम किससे बताया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के कुछ चीजें बताकर, उनके कुछ चाइल्डहुड का अकाउंट दिया गया है, मतलब बचपन की कुछ बातें बताई गई हैं, उसके अंदर इस थीम को एक्सप्रेस किया गया है। कौन सा थीम? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और द चैप्टर ऑल्सो टीचेस दैट, क्या और हमें सिखाता है, जैसा मैंने बताया आपको, we can rise in life if we have strong determination। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, कुछ करने का जज्बा है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत ऊपर उठ सकते हैं। और यही डिटर्मिनेशन है जो एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान दिलाती है। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और फिर पढ़ के पता चलेगा कि आप उनकी लाइफ से क्या सीखते हैं। लेट्स गो टू द टेक्स्ट नाउ। Before you read, APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century। 21वीं सदी में एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट्स ने स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंडिया को सही चीज़ों के लिए गाइड किया, became our 11th president in 2002। 2002 में वो हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी खुद की जीवनी में अपनी खुद की कहानी बताते हुए, बायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। अब वो क्या बताते हैं हम आज यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट पैरा, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम in the erstwhile Madras state। मैं पैदा हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर, जो कि रामेश्वरम जो आइलैंड है उसका छोटा सा टाउन है। पहले जो मद्रास स्टेट था, पहले के टाइम का जो मद्रास था, उसमें रामेश्वरम नाम की जगह है। मैं वहाँ एक तमिल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। माई फादर, मेरे पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, फिर भी इन नुकसानों के बावजूद भी,
He possessed great innate wisdom. वो एक बहुत ही सरल इंसान थे, बहुत तेज बुद्धि के थे, and a true generosity of spirit, और बहुत ही ज़्यादा योग्य इंसान थे. He had an ideal helpmate in my mother, और उनकी एक बहुत ही अच्छी हेल्पमेट भी थी जो हमेशा उनका साथ देती थी. वो थी मेरी माँ, और मेरी माँ का नाम था आशी अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे याद भी नहीं कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी. But I am certain that far more outsiders ate with us. कि दूर दूर से आने वाले जो बाहर के लोग थे वो हमारे साथ खाते थे. Than all the members of our own family put together. इतने तो हमारे घर के फैमिली के लोग भी नहीं थे जितने बाहर के आने वाले लोग हमारे घर में आकर खाना खाया करते थे. Para 2. I was one of many children. मैं बहुत से बच्चों में से एक था. A short boy with rather undistinguished looks. एक छोटी हाइट का लड़का जिसमें कोई कुछ अलग बात नहीं थी, कुछ नया नहीं था. Born to tall and handsome parents. मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लंबे पेरेंट्स से पैदा हुआ था. We lived in our ancestral house. हम अपने पैतृक मतलब हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे. Which was built in the middle of 19th century. जो 19th century के मिडल में बनवाया गया था. It was a fairly large पक्का हाउस. ये एक बहुत साफ बना हुआ पक्का मकान था जो कि लाइमस्टोन मतलब चूने के पत्थर से और ईंटों से बना था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम की जो मस्जिद की गली थी उसमें हमारा मकान बना हुआ था. माई ऑस्ट फादर. मेरे बहुत ही सरल सोच वाले, मेरे बहुत ही सिंपल माइंडेड फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. उन्हें बेफालतू के खर्चों की, बेफालतू के कम्फर्ट्स की आदत नहीं थी. However, all necessities were provided for. लेकिन फिर भी हमें सारी ज़रूरतों का सामान दिया जाता था. जो ज़रूरी होता था वो फालतू खर्चा हमारे पिताजी ने कभी भी नहीं कराया. In terms of food, अब यहाँ पर ज़रूरी सामान क्या क्या? खाने के लिए अच्छा खाना, मेडिसिन टाइम पर, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े. In fact, I would say mine was a very secure childhood. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर रहा था. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला, both materially and emotionally, दिल से भी और दिमाग से भी. Now para 3. The Second World War broke out in 1939. दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था. When I was 8 years old, उस टाइम पर मैं 8 साल का था. For reasons I have never been able to understand. कुछ कारण ऐसे रहे जिन्हें मैं कभी समझ ही नहीं पाया. A sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. वो कारण क्या थे कि क्या कारण थे मुझे नहीं समझ आया, लेकिन अचानक से ही मार्केट में इमली के बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. I used to collect the seeds. मैं उस टाइम पर बीजों को इकट्ठा करता था and sell them to a provision shop on Mosque Street. अपनी मस्जिद की गली में ही एक किराने की दुकान थी, एक परचून की दुकान थी, जिसे मैं वहाँ पर जाकर सारे बीजों को बेच दिया करता था. A day's collection would fetch me the princely sum of an anna. और एक दिन में मैं बहुत खुश होता हूँ ये बताते हुए कि मैं एक आना कमा लेता था. My brother-in-law जलालुद्दीन, मेरे जो जीजा थे जलालुद्दीन, वो tell me stories about the war. वो मुझे लड़ाइयों की कहानियाँ सुनाया करते थे. Which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि. दीनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम था जो उस टाइम पर बिकता था. मैं उस टाइम पर दीनामणि की जो हेडलाइंस होती थी उनमें उन लड़ाइयों की खबरों को बाद में पढ़ा करता था. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. हमारा एरिया जो कि बिल्कुल अलग था, इसीलिए यहाँ पर लड़ाई का कोई निशान तक नहीं था. But soon India was forced to join the elite forces. लेकिन जल्दी ही इंडिया को उन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया. And something like a state of emergency was declared. और जल्दी ही इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर दी गई, मतलब आपातकाल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया.
ऐसे में आप इमरजेंसी की जो स्टेट होती है उसके अंदर मैं बता दूं बेटा, उसके अंदर कोई भी काम किसी तरीके का नहीं हो सकता है और यहाँ पर लोगों का आना जाना रुक जाता है। द फर्स्ट कैजुअलिटी come in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम सस्पेंशन। सबसे पहले क्या चीज़ फॉर्म में आई जब हर चीज़ पर रोक लगा दी गई तो कि रामेश्वरम स्टेशन जो हमारा स्टेशन था वहाँ पर ट्रेन रुकती भी नहीं थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब क्या करते थे, न्यूज़पेपर को बंडल बनाकर और चलती हुई ट्रेन से ही रामेश्वरम में फेंका जाता था। रामेश्वरम रोड पर फेंका जाता था जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी नाम की जगह के बीच में पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, यही कारण था कि मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचता था, अब उसे किसी की ज़रूरत पड़ गई थी ताकि वो बंडल को कैच कर सके। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, ताकि वो बंडल्स को कैच कर सके। एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, और बहुत ही नेचुरल बात है कि मैंने उस जगह को फिल कर दिया, मतलब मेरी जॉब पक्की हो गई थी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन जो मेरा कज़न था वो आदमी था जिसने मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी के बाद मैं अभी भी उस पैशन को फील कर सकता हूँ जब मैंने पहली बार अपने हाथ में अपने खुद के पैसे देखे थे। जब मैंने पहली बार कमाए थे पैसे तो मेरे अंदर जो मुझे गर्व महसूस हुआ था उस गर्व को मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा पैदा होता है कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतों के साथ। ये अच्छी और बुरी आदतें उसे उसके पेरेंट्स से मिलती हैं। इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज ऑफ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। ये सभी चीज़ें उसे इन्वायरमेंट में ढलने में हेल्प करती हैं, उसे हक जताना सिखाती हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे मेरे फादर से सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी मिली, मतलब खुद पर डिसिप्लिन रखना, खुद पर काबू पाना और डिसिप्लिन में काम करना। एंड फ्रॉम माई मदर, मुझे मेरी माँ से हर चीज़ में अच्छाई रखना मिला, मतलब हर बार अच्छे में विश्वास रखना मिला और दयालु बनना मैंने सीखा उनसे। सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स, और यही मेरी बहन और मेरे 3 भाइयों ने मेरे मम्मी पापा से सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 दोस्त थे जो उसने अपने नाम बताए हैं अपने तीनों दोस्तों के। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। तीनों ही जो लड़के थे वो बिल्कुल कट्टर हिंदू फैमिलीज़ से बिलोंग करने वाले थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स। बच्चों की तरह अगर हम बात करें तो हमने अपने बचपन में कभी भी एक दूसरे के लिए कभी कोई धर्म की, कोई जाति की बात फील ही नहीं करी। In fact, Ramanand Shastri was the son of religious Pakshi Lakshman Shastri. एक्चुअली जो रामानंद शास्त्री था वो तो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के, उनका जो पुजारी था, सबसे बड़ा पुजारी था, उनका बेटा था रामानंद शास्त्री, और वो रामानंद शास्त्री मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। Later, he took over the priesthood of रामेश्वरम टेम्पल from his father. और बाद में उसने अपने फादर के कदमों पर वो चला, अपने फादर के साथ ही उसने उस काम को आगे संभाला भी। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदन ने अपने फादर का आगे चलकर जो बिज़नेस था वो संभाला। उसने तीर्थयात्री जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते थे रामेश्वरम में, जितने भी तीर्थयात्री आते थे उनके लिए अरविंदर जो मेरा दोस्त था वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज़। और शिव प्रकाशन बाद में सदर्न रेलवेज़ का एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के टाइम पर
आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। हर साल हमारी फैमिली बोट्स अरेंज किया करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स, ताकि उसमें मूर्तियों को रख सके फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। और मतलब सीताराम कल्याणम का मतलब है श्री राम सीता की शादी की जो सेरेमनी होती थी, जो त्योहार होता था। इसमें वो लोग क्या करते थे कि एक मंदिर से लेकर, मतलब रामेश्वरम जो मंदिर था उस मंदिर से लेकर और मैरिज साइट तक जहाँ पर उनकी शादी रचाई जाती थी, यहाँ तक उनको वो लेकर जाते थे उन मूर्तियों को। और ये काम कौन संभालता था? APJ अब्दुल कलाम की फैमिली। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, मैरिज साइट कहाँ होती थी? एक तालाब के बीचों बीच एक जगह बनाई जाती थी जिसे राम तीर्थ कहते थे, और वो जगह हमारे घर के पास थी। अब इसमें कलाम क्या बताना चाहता है? वो सोसाइटी के बारे में बताना चाहता है कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैल गया है, इतना ज़्यादा जो इनडिफरेंसेस हैं वो फैल गए हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने वाला कलाम भी, जो सीताराम कल्याणम होता था, श्री राम सीता जी की शादी होती थी, या जितने भी हिंदू त्योहार होते थे उनमें भी वो अच्छे से पार्टिसिपेट करता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, मतलब अच्छे संतों की कहानी की ज़िंदगी की कहानियाँ या रामायण की जो इवेंट्स होती थी वो मेरी माँ मुझे मेरी सोते टाइम स्टोरीज़ में सुनाया करती थी। एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, और दादी जी मतलब मेरी माँ और मेरी दादी जी दोनों ही हमें रात को सोते टाइम कहानियाँ सुनाया करती थी, श्री राम जी की भी और ऐसे दूसरे जो संत होते थे महान उस टाइम पर उनकी भी। आज के लिए इतना ही, बाकी का टेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।